नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोंड ट्राइब के बारे में। गोंड जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी, यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में गोंड एक प्रभावशाली जाति थी और इस जाति के राज्य का विस्तार था महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक। यानी 16वीं शताब्दी तक गोंड जाति महाकौशल क्षेत्र में निवास करती थी और एक प्रभावशाली जाति थी। किंतु कुछ मध्यकाल में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने गोंड जाति के राज्य यानी महाकौशल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस कारण गोंड जाति के लोग पराजित होकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की ओर पलायित हो गए या पलायन कर गए। इस प्रकार गोंड जाति की कई पीढ़ियां जंगलों में रहने लगी और गोंड जाति के लोग आदिवासी या जनजाति की श्रेणी में आ गए। एस हिस्लाप के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड का ही विकृत रूप है, यानी गोंड शब्द कोंड का ही विकृत रूप है और कोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोडा शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है पर्वत। यानी गोंड शब्द कोंड शब्द का विकृत रूप है और कोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोडा शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है पर्वत। इस प्रकार गोंड पहाड़ी निवासियों का घोतक है, यानी गोंड पहाड़ी निवासियों का घोतक रूप माना जाता है। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति की उपजातियों के बारे में। गोंड जनजाति में अनेक उपजातियां हैं, जिनमें प्रमुख है राजगोंड, रघुवाल, ढोली, कोलाम, मुरिया, मारिया, गजाबा, भटरा, खटोलिया, हालवा। ये प्रमुख उपजातियां हैं जो कि गोंड जनजाति के अंतर्गत मिलती है। इनमें से राजगोंड सर्वोच्च माने जाते हैं और अधिकतर भूस्वामी या जमींदार राजगोंड ही होते हैं। यानी जो गोंड जनजाति की उपजातियां हैं उनमें राजगोंड उपजाति सर्वोच्च मानी जाती है और इन्हें जमींदार या भूस्वामी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र की। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह छुटपुट समूह में दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा में भी निवास करती है। परंतु मुख्य तौर पर गोंड जनजाति के दो मुख्य निवास क्षेत्र हैं। उनमें पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल, सेवानी और मांडला जनपदों में निवास करती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिणी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र यानी बस्तर जनपद में निवास करती है। अब हम बात करें गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की, तो गोंड जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उस क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण पहाड़ी या पठारी है। यानी वह निवास क्षेत्र पठारी और पहाड़ी है और अधिकांश भाग वनाच्छादित है। और इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 105 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें प्रमुख है सतपुड़ा और मेकाले की पहाड़ियाँ और इनकी ऊंचाई है 600 से लेकर 1000 मीटर तक। गोंड क्षेत्र गोंड जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वहाँ की मिट्टियों की बात करें तो वहाँ की मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती है और वो कृषि योग्य नहीं होती है। इस कारण गोंड जनजाति के लोग अपने भोजन की सामग्री या जीवन यापन के लिए सामग्री जंगलों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के शारीरिक लक्षणों की। गोंड जनजाति के शारीरिक लक्षणों में अगर हम त्वचा की बात करें तो इनके त्वचा का रंग काला होता है और इनके सिर की आकृति गोल होती है, नाक छोटी और चौड़ी होती है, मुंह चौड़ा होता है और होठ छोटे होते हैं। इनके बाल काले और सीधे होते हैं।
इनके मुंह की जो मुखाकृति होती है वो मंगोलों से मेल खाती है, किंतु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों के समान है। यानी गोंड जनजाति के लोगों की जो मुखाकृति होती है वो तो मंगोल जनजाति से मेल खाती है, जबकि त्वचा का रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ जनजाति से मेल खाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के व्यवसाय के बारे में। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय आखेट करना और मछली पकड़ना है। इसके अतिरिक्त ये कृषि कार्य भी करते हैं। ये दो प्रकार की कृषि करते हैं, जिनमें पहली है स्थायी कृषि और दूसरी है स्थानांतरित कृषि। स्थायी कृषि के अंतर्गत ये किसी निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर स्थायी खेती करते हैं, जबकि स्थानांतरित कृषि में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1-2 साल के लिए कृषि कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर दीपा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत ये किसी वन्य या फिर घास फूस या झाड़ियों वाली भूमि को साफ कर 1-2 वर्ष के लिए उस क्षेत्र में या उस स्थान पर कृषि करते हैं। 1-2 वर्ष कृषि करने के बाद उस स्थान को या उस खेत को छोड़कर ये दूसरे नए स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ पर वनों को पुनः साफ करके उसमें 1-2 साल खेती करते हैं और पुनः दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बस्तर के पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे कि पोंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी जो गोंड जनजाति के लोग हैं बस्तर की पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं, जिसे पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति के लोग कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों की खेती करते हैं, जिसमें मक्का, जवार, कोदो, कुटकी आदि की खेती की जाती है। इनके द्वारा जो अनाज उत्पादित किया जाता है वो इनके जीविकोपार्जन के लिए अपर्याप्त होता है। साथ ही गोंड जनजाति के लोग कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। इसमें ये सूअर और मुर्गी पालते हैं और कुछ गोंड जनजाति के लोग गाय भी पालते हैं। गोंड जनजाति के लोग कृषि के अतिरिक्त वनों से भी वन सामग्री एकत्रित करते हैं, जिसके अंतर्गत ये वनों से शहद, चिरौंजी, सेमल की रुई, गुलर, अमलतास, महुआ के फल फूल आदि, तेंदुए की पत्तियां आदि एकत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग नदियों और झीलों और तालाबों से मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तो ये तो कि हमने गोंड जनजाति के व्यवसाय की बात। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के भोजन की। गोंड जनजाति के लोग भोजन में मोटे अनाज, मक्का, कोदो, कुटकी, जवार आदि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही ये कंदमूल, फल फूल, सब्जियां, पशुओं का मांस, मछलियां आदि भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। गोंड जनजाति में जो राजगोंड होते हैं वो गाय, भैंस आदि का मांस नहीं खाते और गोंड जनजाति के लोग पत्ते पर भोजन करने की परंपरा रखते हैं या गोंड जनजाति के लोग पत्ते पे भोजन करते हैं। गोंड जनजाति के लोग महुआ और चावल की शराब बनाकर उसका भी सेवन करते हैं और ये शराब का सेवन उत्सवों पर ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के वस्त्र और आभूषणों की। गोंड जनजाति के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिनमें पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने भी पहनती है। युवतियाँ सिर में फूल लगाती है, सिर के बालों में फूल लगाती है और त्वचा पर गूदना गुदवाती है। यानी ये गोंड जनजाति की स्त्रियां होती है वो अपनी त्वचा पे गूदना भी गुदवाती है। स्त्रियां हाथों में बाजूबंद और पैर में पायल पहनती है और पुरुष भी पीतल या लोहे की कड़ियाँ गले में लोहे की मालाएं गले में पहनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के आवास क्षेत्र की। गोंड जनजाति के लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं, स्थायी आवास का निर्माण करते हैं।
ये लोग अपने आवास का निर्माण लकड़ी, बांस, मिट्टी, घास फूस आदि के प्रयोग करके या आदि के सहायता से बनाते हैं। और गोंड जनजाति का जो आवास होता है उसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है रसोई कक्ष, दूसरा होता है शयन कक्ष और तीसरा होता है अन्नागार कक्ष। और घर के पास ही एक छोटा सा बाड़ा बनाते हैं, जिसके अंतर्गत ये मुर्गी और साग सब्जियां आदि उगाते हैं, जिसमें मुर्गी पालन भी करते हैं और साग सब्जियां भी उगाते हैं। हिंदू बहुल गांवों में गोंडों की बस्ती मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर पाई जाती है, जिसे कि गोंडपारा के नाम से जाना जाता है। यानी जो हिंदू बहुल जनसंख्या या हिंदू बहुल जनसंख्या वाला गांव होता है, उसमें गोंडों की बस्ती मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर पाई जाती है और उसे गोंडपारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोंड जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरणों की। तो गोंड जनजाति के लोग कृषि कार्य में हल, कुदाल, खुरपी, हसिया आदि का प्रयोग करते हैं, जबकि पशुओं के शिकार के लिए गोंड जनजाति के लोग धनुष बाण, कुल्हाड़ी, बांस के डंडे आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के सामाजिक संगठन की। गोंड जनजाति में जातीय स्तर पर श्रम विभाजन पाया जाता है। इसमें जो राजगोंड होते हैं उनका स्थान सर्वोच्च होता है और ये लोग खेती करते हैं। धुरगोंड कृषक होते हैं किंतु वो भूस्वामी नहीं होते, जबकि राजगोंड भूस्वामी भी होते हैं। इनमें से जो कुछ वर्ग होते हैं वो लोहार, चरवाहा आदि का कार्य करते हैं। गोंड जनजाति में एक विवाह की प्रथा है, यानी इनमें मुख्यतः एकल विवाह की प्रथा है, किंतु जो धनी व्यक्ति होते हैं या राजगोंड वाले जाति के लोग होते हैं वो एक से अधिक विवाह भी करते हैं। गोंड जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। गोंड जनजाति के गांव में एक अविवाहित युवकों और युवतियों के लिए एक झोपड़ी होती है, जिसे कि घोटालू कहते हैं। यानी गोंड जनजाति के अविवाहित युवकों और युवतियों के लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया जाता है, जिसे कि घोटालू के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति में मृतक लोगों को दफनाने की परंपरा है, किंतु जो राजगोंड होते हैं वो मृतक पुरुष को जलाते भी हैं, किंतु स्त्रियों को केवल दफनाया जाता है। यानी केवल पुरुषों को जलाया जाता है, जबकि स्त्रियों को दफनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के स्वभाव के बारे में। गोंड जनजाति के लोग ईमानदार और सच्चे होते हैं। गोंड जनजाति के लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें वो मुख्यतः सूर्य देव, नारायण देव, ठाकुर देव, माता देवी आदि की पूजा करते हैं। और गोंड जनजाति के लोग अंधविश्वासी होते हैं। ये जादू टोनों में विश्वास रखते हैं और इसके अतिरिक्त ये नृत्य, संगीत और खेलकूद आदि में भी रुचि रखते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की गोंड जनजाति के बारे में। थैंक यू।